वेलकम बैक। आज की टॉपिक की बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेटलर्जी के बारे में। मेटलर्जी का मतलब ही होता है मेटल निकालने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी। लेकिन इस चैप्टर पढ़ने से पहले हम ये बात बताना चाहते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो याद करने वाले चैप्टर है, मतलब कि समझ करके याद करना है। ऐसा नहीं कि रट लिए पूरा के पूरा आपको समझ में नहीं आया। पूरे के पूरे इस चैप्टर में हम लोग थ्योरेटिकल बात करेंगे और फिर लास्ट में इसके मेटल के बारे में पढ़ेंगे कि मेटल कैसे निकाला जाता है। अगर नेचुरली कहीं पे मेटल प्रेजेंट है तो उसको हम लोग निकालने की प्रोसेस कैसे करेंगे, वो सारे के सारे इस चैप्टर में हम लोग पूरे डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर जानने से पहले इस एग्जाम के विषय तो 12th का टॉपिक भी है, 12th में एक चैप्टर है और इसको नीट और IIT जेईई के व्यू से अगर देखा गया तो उसमें भी क्वेश्चन इससे ज़्यादा आते हैं और इसमें एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर से ज़्यादातर फॉर्मूले ही पूछे जाते हैं, जो ओर्स होते हैं ओर्स के जो फॉर्मूले होते हैं वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो क्योंकि पूरा रटने वाला चैप्टर है और हमको रटाएंगे कि कैसे याद किया जाता है, कोई फॉर्मूला है तो उसको कैसे याद करना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। क्योंकि इस चैप्टर आपका स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि अगर आपको जेईई और नीट का एग्जाम देना है लेकिन अगर फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में जरा से भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछता है इस चैप्टर में। अभी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन बैंक हैं आपको उठा के देख लीजिए, जितने के जितने मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे होंगे, मतलब फॉर्मूला पूछा हुआ। ओर्स का फॉर्मूला, हेमेटाइट का क्या फॉर्मूला होता है, मैग्नेटाइट का क्या फॉर्मूला होता है, बॉक्साइड का क्या फॉर्मूला, ये सारी चीजें पूछी हुई है। इसलिए इसको हम लोग इंपॉर्टेंट बोलते हैं, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी रट लोगे, याद कर लोगे तो आपको 4 मार्क्स दिला सकता है। और IIT और नीट में 4 मार्क्स मतलब बहुत मायने रखता है। 4 नंबर मतलब काफी रैंक आपका ऊपर हो जाएगा। बोर्ड में तो क्वेश्चन आते हैं, अब बोर्ड में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में बोर्ड में हम लोग बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे मेटलर्जी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेटलर्जी का। तो मेटलर्जी होता क्या है? तो जैसे अभी हमारे पास प्रकृति ने जो दिया है, पहाड़ पर्वत ये सारी चीजें दिया है, उसमें बहुत सारा धातुएं पाए जाते हैं। जैसे एक पहाड़ है, उस पहाड़ में लोहा पाया गया है, तो लोहा पहाड़ में पाया गया तो क्या हम लोग उसको निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो उसको निकालने का जो प्रोसेस होगा हमारा, जैसे पहाड़ में से लोहा निकालना है तो पहाड़ को उठा तो नहीं ले आएंगे हम लोग, तो क्या करना पड़ेगा? पहाड़ को तोड़ फोड़ करके कटिंग करना पड़ेगा, उसको छोटा छोटा टुकड़े में बदल करके लाना पड़ेगा। तो मतलब अगर हमारे नेचर में अगर दिया है लोहा को पहाड़ के रूप में, तो वहां से निकालने का जो प्रोसेस होगा, क्या क्या करना पड़ेगा हम लोग, पूरे प्रोसेस को मेटलर्जी बोलते हैं। मतलब मेटल को निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग मेटलर्जी बोलते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि मेटल निकालने का प्रोसेस हम लोग मेटलर्जी बोलते हैं। तो ठीक है, तो मेटल निकालेंगे कहाँ से? पहले मेटल को तो डिस्कवर करेंगे हम लोग, मेटल है कहाँ पे, उसके बाद तो मेटल निकालेंगे। तो मेटल डिस्कवर करेंगे पहले। सर मेटल जहाँ पे डिस्कवर हो जाएगा, जैसे मेटल मिल गया तो मेटल आपको प्योर फॉर्म में तो नहीं मिलेगा, वो तो इम्प्योर फॉर्म में मिलेगा। तो इम्प्योर फॉर्म में जैसे कोई भी सब्सटेंस है हमको, हमारे पास कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ अगर आपके पास है, अगर उसके पास मेटल है, मतलब उसमें मेटल पाया गया है, और जब मेटल पाया गया है तो उस पदार्थ सब्सटेंस को हम लोग नाम देंगे मिनरल्स। ये मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स, व्हाट इज मिनरल्स? मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बोर्ड के में डेफिनेशन पूछ देता है, क्योंकि व्हाट इज मिनरल्स 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है। वो मिनरल्स होता क्या है? तो मिनरल्स हम लोग उसको बोलते हैं वैसा सब्सटेंस जिसमें मेटल पाया जाता है या जिसमें मेटल प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मिनरल्स। दूसरा वर्ड है आपका ओर। 2 वर्ड हम लोग पढ़ेंगे, पहला मिनरल्स पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग ओर पढ़ेंगे। सर मिनरल्स के बारे में समझ में आता है, ओर्स के भी बारे में समझ में आता है। अरे मिनरल्स को ही बोलते हैं हम लोग ओर, क्योंकि वैसा मिनरल्स जिससे मेटल निकालेंगे तो उसमें निकालने के बाद ज्यादा मुनाफा होगा और इजी तरीका से निकल जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग ओर्स। मतलब मिनरल्स को ही बोलते हैं ओर। ये तो सारा चीज हम लोग थ्योरेटिकल चीज देख रहे हैं, हम लोग बोर्ड पे देखेंगे क्या कैसे इसको डिस्कवर करेंगे, या फिर कैसे हम लोग पढ़ेंगे कि मिनरल्स मेटलर्जी होता क्या है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मेटलर्जी से, और मेटलर्जी के बारे में देखते हैं क्या है मेटलर्जी। चलो बच्चों देखते हैं हम लोग मेटलर्जी। मेटलर्जी
ठीक है। तो मेटलर्जी का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स आर नोन एज मेटलर्जी। इसको हम लोग मेटलर्जी बोल सकते हैं। मतलब कोई भी ओर से मेटल निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी। तो मेटलर्जी ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मिनरल्स के बारे में कि मिनरल्स होता क्या है, व्हाट इज मिनरल्स। ठीक है। तो अभी बताएं, मिनरल्स उसको बोलते हैं वैसा सबस्टांस जिसमें मेटल प्रेजेंट होते हैं, मतलब वैसा पदार्थ जिसमें मेटल पाया जाता है, धातु पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग मिनरल्स। एक लाइन का डेफिनेशन समझ में आ गया। मतलब दो सबस्टांस those substance in which metal are present, metal are present, जिसमें मेटल पाया जाता है या मेटल प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं हम लोग मिनरल्स। दूसरा वर्ड हम लोग जानेंगे ओर के बारे में। और क्या होता है सर, ये मिनरल्स का ही पार्ट होता है, मिनरल्स को ही और बोलते हैं। क्यों? देखो जैसे मान के चलो कि यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, इसमें आयरन पाया गया है। सर यहाँ से अगर आयरन निकालते हैं तो निकालने में अगर हमको 500 रुपया खर्च पड़ता है, और जब इस आयरन को सेलिंग करते हैं तो हमें 1000 मिलता है, मतलब इसको बेनिफिट हुआ। एक और जगह पे आयरन पाया गया है, यहाँ पे हम लोग आयरन निकाले तो इसको निकालने में हमको 500 लगा, जब इसको हम लोग सेलिंग किए बेचे तो मात्र हमें 300 मिला। मतलब ये वाला आपका घाटे में जा रहा है, फायदा तो इसमें हो रहा है, इसमें तो घाटा हो गया। मतलब इसमें भी तो मेटल पाया जाता है, इसमें भी मेटल पाया गया, दोनों जगह मेटल पाया गया, लेकिन इससे हम लोग निकाले मेटल, हमको हम आसानी से और थोड़ा मुनाफे मतलब इजीली निकल गया, बेनिफिट भी हो रहा है। इससे निकालने में भी तकलीफ हुआ और इसमें लॉस में चले गए। तो दोनों मिनरल्स है, लेकिन दोनों को हम लोग और नहीं बोल सकते, और मात्र इसको ही बोलेंगे, इसको हम लोग और नहीं बोल सकते। और का डेफिनेशन होता है वैसा मिनरल्स जिससे मेटल इजीली और कम खर्च में निकाला जाता है उसको बोलते हैं हम लोग ओर्स। डेफिनेशन समझ में आ गया। वैसा मिनरल्स जिसमें मेटल कम खर्च और इजीली निकाला जा सकता है उसको बोलते हैं क्या हम लोग, ओर्स। तो लिख सकते हैं दोज मिनरल्स in which metal are extracted easily and cheaply। हम लोग इजीली और कम खर्च में जो निकालते हैं उसको बोल देते हैं हम लोग। और अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि जितने के जितने मिनरल्स होते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एक बात कि सभी मिनरल्स को हम लोग और नहीं बोल सकते, सभी मिनरल्स को और नहीं बोल सकते। लिख सकते हैं और आर मिनरल बट all mineral are not ore। सभी मिनरल्स और नहीं हो सकते हैं, लेकिन जितने भी मिनरल्स और होते हैं सबके साथ आपका मिनरल्स कहलाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओर। टाइप्स ऑफ ओर कितने टाइप से हो सकते हैं ओर? तो और तो आपका जनरली दो टाइप से पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें से फर्स्ट में फ्री स्टेट ओर, या इसी का दूसरा नाम है नेटिव ओर। नेटिव ओर
और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग कंबाइंड स्टेट ओर। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग कंबाइंड स्टेट ओर। दो तरह से और पढ़ेंगे, ध्यान से देखना, एक है फ्री स्टेट और दूसरा आपका कंबाइंड स्टेट ओर। तो और दो तरह से हम लोग पढ़ेंगे, एक फ्री स्टेट और दूसरा हम लोग जानेंगे कंबाइंड स्टेट ओर। फ्री स्टेट ओर किसको बोलते हैं? जो स्वतंत्र रूप से पाया जाता है नेचर में, किसी के साथ कंबाइंड करके नहीं जुड़ा हुआ, जैसे लोहा, सॉरी जैसे चांदी, सोना, ये सारी चीज जो होते हैं ना वो किसी से कम रिएक्टिव होती है, तो ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। और जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, किसी के साथ जुड़े हुए नहीं रहते, उसको बोलते हैं हम लोग नेटिव और या फ्री स्टेट और। कंबाइंड स्टेट और होते हैं जो किसी कंपाउंड या किसी मेटल के साथ या किसी भी आइटम के साथ जुड़े हुए, जैसे आयरन Fe2O, आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, तो मतलब ये किसी के ना किसी से कंबाइंड है, और जब कंबाइंड रहता है उसको नाम है कंबाइंड स्टेट हो। अब कंबाइंड स्टेट भी कितने तरह से होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो कंबाइंड स्टेट के भी और होते हैं, उसके भी टाइप्स होते हैं, तो उसके कितने टाइप्स होते हैं, जैसे सल्फाइड और कार्बोनेट और ये सारी चीजें जानेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि कंबाइंड स्टेट वो कितने तरह से होते हैं। चलो बात करेंगे कंबाइंड स्टेट हो। जैसे कि कंबाइंड स्टेट हो दो तरह से होते हैं, टाइप्स ऑफ कंबाइंड स्टेट, ठीक है। अब सर कंबाइंड स्टेट और जो होते हैं उसके बारे में अगर जानते हैं, तो जैसे अगर सब फर्स्ट नंबर अगर बात करेंगे पहला, तो ऑक्साइड हो, कंबाइंड स्टेट को और लिख रहे हैं कंबाइंड स्टेट। तो कंबाइंड स्टेट हो, सबसे पहले ऑक्साइड हो, ऑक्साइड ऑक्साइड और उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं लोग ऑक्साइड हो। जैसे इसके एग्जांपल हो गया आपका, एग्जांपल आपका हो गया Fe2O3, इसको बोलते हैं हेमेटाइट। ऐसा भी हो सकता है दूसरा एग्जांपल Fe3O4। देखिए आयरन जो है ऑक्साइड के साथ अटैच्ड है, तो ये आपका हो गया ऑक्साइड हो। यहाँ पे अगर बात करेंगे एल्युमिनियम Al2O3 2H2O, इसको बोलते हैं बॉक्साइट। ये बॉक्साइट का फॉर्मूला हुआ, तो ये बॉक्साइट और का आपका क्या हो गया है, बॉक्साइट और हो गया, ये हो गया आपका आयरन का ऑक्साइड, ये भी आयरन का। मतलब उसमें देख लो जितने भी और से लिख रहे हैं सब ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं। तीन ऑक्साइड कैसे हो बताओ, ये भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसको भी हम लोग बोलेंगे ऑक्साइड, ठीक है। दूसरा अगर बात करेंगे हम लोग कार्बोनेट और का, कार्बोनेट और, कार्बोनेट और किसको बोलते हैं, जिसमें आपका CO3 जुड़ा है। तो ये आपका ये और जैसे हो गया आपका MgCO3, मतलब मैग्नीशियम के साथ कार्बोनेट जुड़ गया, तो इसका नाम हो जाएगा, मतलब मैग्नीशियम आपका मेटल है, मेटल के साथ CO3 है, तो ये हो गया आपका कार्बोनेट हो। जैसे पूछेगा CaCO3, ये भी आपका हो गया कार्बोनेट हो। ये सारे के सीधे क्या हो गया आपका कार्बोनेट और का एग्जांपल। और अगर हम लोग देखना चाहते हैं, ये हो गया आपका सल्फाइड और, सल्फाइड और, सल्फाइड और उसको बोलते हैं जिसमें सल्फर O2 माइनस रहता है। जैसे हो गया आपका PbS, गलाना PbS, ZnS, HgS, Cu2s। देखो तो इसमें सब में सब के सब मेटल जो है सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है। अब जब मेटल ये सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है तो हम लोग इसका नाम दे देंगे, ये हो गया आपका सल्फाइड। जब कार्बोनेट और के साथ जुड़ा रहेगा तो कार्बोनेट और हो जाएगा, और जब ऑक्साइड के साथ जुड़ा रहेगा तो उसको बोलते हैं ऑक्साइड और। हाइलाइट्स और, हाइलाइट्स का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइलाइट्स और। सर हाइलाइट्स और के मतलब जिसमें हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन के मतलब H,
X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आर्गन, ये सारी चीजें तो जैसे हो गया आपका एग्जांपल में NaCl, KCl, ये सब के सब क्या हो गया आपका हाइलाइट से हो गया। एक और होता है इसको बोलते हैं नाइट्रेट ओर। अगर ये वाला और इसमें NO3 प्रेजेंट होता है उसको नाइट्रेट ओर बोलते हैं। नाइट्रेट ओर में हो गया आपका KNO3 और एक होता है NaNO3। तो सोडियम सर NaNO3 के साथ जुड़ा हुआ है, ये सोडियम NaNO3 के साथ जुड़ा हुआ है, नाइट्रेट्स और हो गए। तो अभी जितने के जितने देखे हम लोग ये कंबाइंड्स और हो गए। तो कंबाइंड्स और कितने टाइप्स हो सकते हैं? ऑक्साइडोस, नाइट्रेट्स और सल्फाइडोस, और यहाँ पे सॉरी कार्बोनेटोस, ये हो गया नाइट्रेट्स और ये हो गया आपका हाइलाइट्स। यही फॉर्मूला आपको याद करना है और एग्जाम में डायरेक्ट जो होते हैं फॉर्मूला ही पूछे जाते हैं। बोलेगा सल्फाइड और हेमेटाइट और ये सारी चीज जो होते हैं इसका फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादातर फॉर्मूला ही पूछता है। ऐसे देखो ऑक्साइड का दो एग्जांपल पूछना है, कार्बोनेट का एग्जांपल पूछना है, सल्फाइड का एग्जांपल पूछना है, नाइट्रेट के बारे में एग्जांपल पूछना है, ये सारी चीजें पूछनी है। तो ये सब एग्जांपल हम लोग को याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। बोलेगा हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट पूछ देता है हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, जो एडवांस में डायरेक्ट पूछता है, मेंस में भी पूछते हैं हेमेटाइट्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, बॉक्साइड और का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। हेमेटाइट Fe2O3, बॉक्साइड और Al2O3, Fe3O4, ये सारी चीजें याद करना पड़ेगा। तो हम बहुत सारा फॉर्मूला जितने भी ऑक्साइड है सारा के सारा हम लिख देते हैं यहाँ पे, और वो सारे फॉर्मूला आपका याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं कि ऑक्साइड और सल्फाइड और क्या क्या फॉर्मूला होते हैं, कितने आपको इंपॉर्टेंट है, वो कितने याद करने पड़ेंगे, वो सारी चीजें हम लिख देते हैं। क्लियर हो गया? तो चलो यहाँ पे देखते हैं सारी के सारी चीजें कितने होते हैं कंबाइंड। अच्छा, फ्री स्टेट और के मतलब क्या होता है वो भी हम लोग बात करेंगे। पहले कंबाइंड स्टेट की और बात करनी है, अब फ्री स्टेट की बात करेंगे। फ्री मतलब नेटिव और जो स्वतंत्र रूप से पाया जाता है उसको बोलते हैं लोग नेटिव। फ्री स्टेट और क्या इसका दूसरा नाम है नेटिव। नेटिव ये दोनों चीज के बारे में जानेंगे, फ्री स्टेट या नेटिव क्या होता है। तो वैसा ओर्स जो नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है, दोज ओर्स और प्रेजेंट इन नेचर, प्रेजेंट इन नेचर इन फ्री स्टेट, इन फ्री स्टेट are known as free state। फ्री स्टेट उसको हम लोग फ्री स्टेट बोला जाता है, स्वतंत्र रूप से जो पाया जाता है। जैसे Ag, Au, Pt, देखो ये सारी चीजें जो होते हैं ना, जैसे आप सोना के नाम सुने होंगे, चांदी के नाम सुने, ये सारी चीजें होता है, जंग इसमें नहीं लगता है क्योंकि किसी से रिएक्शन ही नहीं करता, रिएक्शन नहीं करता मतलब स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग रखेंगे किसमें फ्री स्टेट और। क्लियर हो गया? तो हम लोग ओर्स के बारे में जानेंगे, ओर्स कितने टाइप से होते हैं ये सारी चीज जानेंगे, कंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट। अब इसमें कुछ चीजें जानेंगे, वो क्या क्या जानेंगे, वो सबसे पहले गैंग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। गैंग क्या होता है? गैंग, तो सर गैंग और दूसरा वर्ड पाएंगे हम लोग मैट्रिक्स, इसी का नाम है मैट्रिक्स। गैंग या इसको बोलते हैं लोग मैट्रिक्स। सर कोई भी मेटल में जो अशुद्धियां पाए जाते हैं, जैसे मेटल है, अब मेटल में मिट्टी, चट्टान, धूल, कण, ये सारी चीज जो पाए जाते हैं वो सब के सब आपका गैंग कहलाते हैं। गैंग का मतलब होता है इम्प्यूरिटीज। जैसे आपके पास कपड़ा है, कपड़ा जब गंदा हो जाता है तो क्या करते हैं उसको, उसमें गंदगी प्रेजेंट हो गया मतलब गैंग आ गया, उस गैंग को हम लोग हटाने की कोशिश करेंगे तो उसको धुलाई किया जाता है। तो धुलाई करने के लिए उसमें हम लोग सर्फ डालते हैं, अब वो सर्फ जो है उस गंदगी के साथ रिएक्शन करके बाहर निकल जाता है,
तो सर गंदगी क्या है? गैंग ही है। मतलब कोई भी सब्सटेंस, यहाँ पे हम लोग कपड़ा के बारे में बात करेंगे, कपड़ा में जो गंदगी लग जाता है उसको बोलते हैं गैंग। लेकिन जब मेटल को छोड़ करके, जिसमें मेटल निकालना है, और मेटल में ही जो इम्प्यूरिटीज आ जाता है, गैंग आ जाते हैं। इम्प्यूरिटीज करने का तो गैंग, जिससे मेटल में धूल कण मिट्टी बहुत सारा चीज लगा रह जाएगा, तो सारे के सारे आपका क्या कहलाएंगे? गैंग कहलाएंगे। और उस गैंग को हटाने के लिए जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं, उस मटेरियल को हम लोग बोल देते हैं फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? जैसे अभी आपके पास एक गंदा है, कपड़ा गंदा हो गया है, तो कपड़ा गंदा हो गया तो उसको क्या करेंगे? धुलाई करना है। कैसे करोगे? बहुत सिंपल है सर, उसमें एक सर्फ लाएंगे, उसको धुला देंगे पानी के साथ साथ। तो पता कपड़ा में जो गंदगी है उसको हटाने के लिए क्या चीज यूज कर रहे हैं हम लोग? सर्फ यूज कर रहे हैं। तो सर्फ को हम लोग बोल देंगे फ्लक्स। वो सर्फ जो आपका हो जाएगा फ्लक्स है। अब वो सर्फ और गंदगी आपस में कंबाइन करेंगे, रिएक्शन करेंगे, और फिर आपस दोनों मिल करके पानी के साथ बाहर निकल जाएंगे। तो मतलब जो इम्प्यूरिटीज है, जो गंदगी है, उसको हटाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो मटेरियल यूज करते हैं, उस मटेरियल का नाम है आपका फ्लक्स। गैंग समझ में आ गया? गैंग का मतलब होता है इम्प्यूरिटीज। इम्प्यूरिटीज मतलब गंदगी। कोई भी मेटल में मेटल छोड़ करके जो अनवांटेड चीजें प्रेजेंट हो जाएंगे, वो सारे के सारे आपका क्या कहलाएगा? इम्प्यूरिटीज कहलाएगा। तो सर इम्प्यूरिटीज या गैंग, इम्प्यूरिटीज को हम लोग यहाँ पे मेटलर्जी की भाषा में गैंग बोल रहे हैं। तो गैंग क्या होता है? अनवांटेड मटेरियल। अनवांटेड का मतलब होता है बिना चाहे, जैसे मिट्टी, धूल कण, ये सब चीजें हम लोग को नहीं चाहिए। तो अनवांटेड मटेरियल प्रेजेंट इन और सच एज सॉइल, रॉक्स, ये सारी चीजें क्या कहलाएगा आपका? गैंग और मैट्रिक्स कहलाएगा। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इसका डेफिनेशन। अनवांटेड मटेरियल, वांटेड मटेरियल such as soil, rocks या rocky particles present in ore are known as gangue। इसको हम लोग गैंग बोलते हैं। दूसरा हम लोग बात करेंगे फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स क्या होता है? दूसरा हम जानेंगे फ्लक्स। तो फ्लक्स एक ऐसा मटेरियल होता है जिससे हम लोग गैंग को हटाते हैं। तो लिख सकते हैं द एडिशनल compound used to remove gangue from ores are known as flux। इसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। तो फ्लक्स के मतलब समझ में आता है कि फ्लक्स एक वैसा मटेरियल है जो गैंग को हटाता है। बार बार एग्जांपल ले रहे हैं, कपड़ा में गंदगी लग जाता है तो सर्फ लाके धो करके उसको साफ कर दो, सर्फ आपका फ्लक्स कहलाएगा। कपड़ा में जो गंदगी प्रेजेंट है, उस गंदगी के नाम हम लोग गैंग बोलते हैं। अब देखो फ्लक्स आपका दो तरह से हो सकता है, तीन तरह से होते हैं फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स, और एक होता है न्यूट्रल फ्लक्स। अगर आपका इम्प्यूरिटीज या आपका गैंग आपका एसिडिक नेचर का है, तो उसको हटाने के लिए बेसिक फ्लक्स यूज करना पड़ेगा। लेकिन जब आपका गैंग बेसिक नेचर का है, तो उसको हटाने के लिए आपको एसिडिक फ्लक्स यूज करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ फ्लक्स। तो फ्लक्स के तीन टाइप्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग एसिडिक फ्लक्स,
दूसरा पढ़ेंगे हम लोग बेसिक फ्लक्स, ये हो गया बेसिक फ्लक्स। और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग न्यूट्रल फ्लक्स। न्यूट्रल फ्लक्स, फ्लक्स आपका 3 टाइप से, बेसिक फ्लक्स, एसिडिक फ्लक्स और ये हो गया न्यूट्रल फ्लक्स। जिसमें से फर्स्ट नंबर जानेंगे व्हाट इज एसिडिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स, तो यहाँ पे एसिडिक फ्लक्स होता क्या है, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं उसको यूज किया जाता है एसिडिक फ्लक्स। तो लिख सकते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड, जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड आर यूज्ड एज एसिडिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स जैसे नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे हो गया आपका AsIO2 एग्जाम्पल के रूप में। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो उसको यूज करेंगे हम लोग एसिडिक फ्लक्स के रूप में। अगर दूसरा बात करेंगे बेसिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स, तो सर बेसिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है। बेसिक फ्लक्स का मतलब मेटल का ऑक्साइड, बेस देखो याद रखना, एसिड उसको बोलते हैं जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है वो एसिड कहलाता है, और बेस किसको बोलते हैं, जो मेटल का ऑक्साइड होता है उसको बोलते हैं बेस। मतलब कोई भी मेटल ऑक्साइड के साथ जुड़ा रहेगा तो हो गया बेसिक, और कोई भी मेटल अगर एसिडिक के साथ जुड़ा रहेगा तो हो गया आपका एसिडिक। तो नाम लिख सकते हैं इसमें जनरली मेटल ऑक्साइड आर यूज्ड एज बेसिक फ्लक्स। बेसिक फ्लक्स एग्जाम्पल हो गया Fu। आयरन का ऑक्साइड आपका क्या हो गया बेसिक फ्लक्स, क्योंकि आयरन मेटल है, मेटल के साथ ऑक्साइड है तो आपका बेसिक फ्लक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि देखना क्या है, मान के चलो यहाँ पे जैसे SiO2 है, ये आपका गैंग है, ये आपका गैंग है, इसको हटाना है तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड आपका एसिडिक कहलाता है। अब मान के चलो ये एसिडिक है, अब इसको हटाना है तो हम लोग फ्लक्स यूज करेंगे, फ्लक्स यूज करेंगे। अब फ्लक्स होना चाहिए बेसिक, फ्लक्स जो होना चाहिए बेसिक, ये हो गया आपका फ्लक्स। तो फ्लक्स बेसिक हो गया, ये हो गया एसिडिक, दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो FeSiO3 बनाएंगे ये प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं स्लैग, इसको हम लोग बोल देते हैं स्लैग। तो जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते हैं तो ये स्लैग बनाता है, वो हल्का पार्टिकल्स होते हैं और वो पानी के साथ इजीली रिमूव हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका स्लैग। तीसरा हम लोग चढ़ेंगे, नेक्स्ट है तीसरा न्यूट्रल फ्लक्स। न्यूट्रल फ्लक्स, सर न्यूट्रल फ्लक्स का काम क्या है, इसमें मेल्टिंग पॉइंट का घटाना होता है कि न्यूट्रल फ्लक्स में हम लोग फर्स्ट एलिमेंट या सेकेंड एलिमेंट जो होते हैं उसको यूज किया जाता है न्यूट्रल फ्लक्स में। इसका काम है लोअर डाउन मेल्टिंग पॉइंट को घटाने में काम किया जाता है। तो लिख सकते हैं एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए ग्रुप, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए ग्रुप are used as neutral flux to lower down the melting point। तो ये सारी चीजें हो गई। तो हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लक्स देखें, 3 तरह से फ्लक्स होते हैं, एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स, और ये हो गया आपका न्यूट्रल फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स किसको बोलते हैं, जो नॉन मेटल का ऑक्साइड रहता है उसको एसिडिक फ्लक्स, और जो मेटल का ऑक्साइड रहता है उसको बोलते हैं हम लोग बेसिक फ्लक्स। अच्छा, एसिड और बेस मिल करके क्या बनाता है, स्लैग बनाता है। अच्छा, न्यूट्रल फ्लक्स किसको बोलते हैं, न्यूट्रल फ्लक्स उसको बोलते हैं जो फर्स्ट एलिमेंट या सेकेंड एलिमेंट के जो ग्रुप होते हैं उसको यूज किया जाता है किस पार्ट के लिए, मेल्टिंग पॉइंट घटाने के लिए, और ये आपका काम कहलाएगा न्यूट्रल फ्लक्स। फ्लक्स 3 तरह से होते हैं, एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स, और ये हुआ था आपका न्यूट्रल फ्लक्स। ये सारी चीजें बेसिक चीज था इस चैप्टर को। अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे मेटलर्जिकल ऑब्जर्वेशन।
कैसे हम लोग मेटलर्जी निकालेंगे, मेटल कैसे निकालेंगे, तो स्टेप वाइज स्टेज पढ़ते हैं कि मेटल निकालने के क्या क्या प्रोसेस होती है। तो हम लोग मेटल कैसे निकालेंगे, क्या क्या प्रोसेस होता है मेटल निकालने के लिए, वो सब जाते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है इम्प्यूरिटीज हटाना। जैसे हम पहाड़ी तोड़े हैं, वो पहाड़ को तोड़ फोड़ के लाए हैं, तो पहाड़ में मेटल के अलावा बहुत सारी चीज़ें होगी, धूल कण, मिट्टी, पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें होगी। ये सब के सब आपका क्या कहलाएगा, इम्प्यूरिटीज गेन। अब इसको हटाना, अब इसको हटाने का बहुत सारा प्रोसेस होता है। ऐसा हो सकता है हाथ से, जो हाथ से हटाने लायक रहेगा उसको हाथ से हटा देंगे, जो हाथ से नहीं हट सकता है उसको मशीन से हटाया जाएगा, और जो मशीन से भी नहीं हटेगा उसको केमिकल रिएक्शन से हटा देंगे। मतलब जो मेटल में अनवांटेड चीज़ें पाई जाती है, वो अनवांटेड चीज़ें, इम्प्यूरिटी जिसको बोलते हैं, या उसको हम लोग गैंग भी बोलते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो होती है उसको हटाने की जो प्रोसेस पढ़ते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कंसंट्रेशन। मतलब कंसंट्रेशन के मतलब होता है क्या, यहाँ पे क्या समझेंगे कंसंट्रेशन के मतलब, इम्प्यूरिटीज हटाना, इम्प्यूरिटीज घटाना। कैसे घटाएंगे हम लोग इम्प्यूरिटीज, और मेटल का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे। इम्प्यूरिटीज हटा करके मेटल का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे हम लोग। मतलब मेटल में से इम्प्यूरिटीज हटाना ही क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन। तो रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज आर नोन एज कंसंट्रेशन। सिंपली यहाँ पे डिफिनेशन की बात करेंगे। तो कितने तरह से हम लोग हटाने का तरीका, कितने तरह से हम लोग कंसंट्रेटेड कर सकते हैं, कंसंट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन का जो मेथड है, पहला हैंड पिकिंग प्रोसेस, जिसको बोलते हैं फर्स्ट में हैंड पिकिंग प्रोसेस। अब ये हैंड पिकिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे। मतलब जो हाथ से हटाने लायक रहेगा उसको हाथ से हटा करके क्लियर ही कर देंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जो हाथ से नहीं हट सकता उसको मशीन द्वारा हटाएंगे, या दूसरा प्रोसेस धुलाई उलाई करेंगे हम लोग। दूसरा ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस, ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। ठीक है। तीसरा आपका जो होगा वो होगा मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। दो चीज हम लोग जानेंगे, तीन चीज कितना भी चले हम लोग, कंसंट्रेशन तीन टाइप से भी पढ़ें। चौथा जो कंसंट्रेशन हम लोग पढ़ेंगे उसको बोलते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। उसका नाम है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। उसको बोलते हैं हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। अब जब ये सब फेल हो जाएगा तो एक डॉक्टर लाता है केमिकल प्रोसेस, जिसको बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस। इसका नाम है लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस, इसका नाम हो गया आपका लीचिंग प्रोसेस। तो इम्प्यूरिटीज हटाने के लिए इतने प्रोसेस हैं हमारे पास। फर्स्ट में हैंड पिकिंग प्रोसेस, सेकंड में ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस, थर्ड में मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, और ये आपका हो गया लीचिंग प्रोसेस। अब एक एक करके हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। हैंड पिकिंग प्रोसेस क्या होता है। पहला हम लोग जानेंगे हैंड पिकिंग प्रोसेस। हैंड पिकिंग प्रोसेस। तो हैंड पिकिंग प्रोसेस किसको बोलते हैं सर? हैंड पिकिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज बाय द हैंड। हैंड मतलब हाथों से जो इम्प्यूरिटीज हटाया जा सकता है उसको बोलते हैं हैंड पिकिंग प्रोसेस। मतलब रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज, रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज
बाय द हैंड आर नोन एज हैंड पिकिंग प्रोसेस। हैंड पिकिंग प्रोसेस, हैंड पिकिंग प्रोसेस, इसको हम लोग बोलते हैं हैंड पिकिंग प्रोसेस। क्लियरली हो गया। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस, सेपरेशन प्रोसेस, ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस दूसरा नंबर पढ़ेंगे। अब इस दूसरा को हम लोग एक फिगर से डिनोट करते हैं, दिखाते हैं हम लोग किस तरह से होता है ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। अब ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस जिसमें आप 2 नंबर हेडिंग दिए हैं सबके फर्स्ट। ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस में क्या होता है सो देखना, ठीक है। इसमें एक तो हम टेबल बनाते हैं, इसको वीफली टेबल नाम है, इस तरह से बना दिए नाला टाइप से। अब इसको यहाँ पे हम लोग इस तरह से एक पाइप समझो इस तरह करके हम लोग सेट कर रहे हैं, कर दिए। अभी जो और लाए हैं तोड़ करके जो हाथ से नहीं हट सकता है उसको पाउडर में कन्वर्ट कर देंगे। पाउडर मतलब छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे एक मील समझ लो, मील टाइप से इस तरह करके हम लोग डाल देंगे और इसमें डाल देंगे हम लोग, ठीक है। अब जो पाउडर और लाए हैं और उठा के लाए हैं जिसमें इम्प्यूरिटीज है उसको लेकर आए हैं। अब इसको यहाँ पे रख दिए और इसको हम लोग एक इधर से पानी के साथ वॉश करेंगे। पानी का एक धारा प्रवाहित करेंगे, इस तरह जेट ऑफ वाटर इसको बोलते हैं, जेट ऑफ वाटर। वाटर इससे प्रवाहित करेंगे तो सब मेटल जब इधर से आएंगे तो मेटल सब पानी के साथ इधर इधर से होगा। अच्छा, मेटल मतलब लोहा, और मेटल मतलब लोहा भारी नेचर का होता है। अब भारी नेचर का रहेगा तो जाके सब यहाँ पे डिपोजिट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। जहाँ चाहे थोड़ा गड्ढा टाइप के बना हुआ वहाँ पे आकर के क्या होगा, सब जमा होते चला जाएगा। और जो इसमें साथ मिट्टी वगैरह होगा, धूल कण होगा, वो पानी के साथ बह करके सब बाहर निकल जाएगा यहाँ पे। या फिर ऐसा समझो ना, जैसे आप आलू लाए हैं खेत से निकाल करके और आलू में आपका मिट्टी लगा हुआ है तो उसको पानी से धो देंगे। तो पानी से धोओगे तो क्या होगा, मिट्टी बह करके निकल जाएगा बाहर, आलू आपका फ्रेश मिल जाएगा। सेम कहानी यहीं पे है। मेटल को लाए, मेटल को यहाँ पे रख दिए और पानी के साथ, तेज पानी प्रेशर के साथ उसको धोएंगे तो उसमें जो वाटर सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज होगा, मिट्टी कण हो गए, सब धूल करके बाहर निकल जाएंगे। और जो मेटल रहेगा, हेवी नेचर का जो मेटल रहेंगे, भारी नेचर के रहेंगे, सब यहाँ पे आकर के डिपोजिट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो ओर मिलेगा वो कंसंट्रेटेड ओर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? सर बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि इसको धोना है। अब और जो हम लाए हैं पहाड़ से तोड़ करके उसको पाउडर में कन्वर्ट करके धो दिए हैं। और धो दिए इसका मतलब जो इसमें गंदगी है वो पानी के साथ बह कर निकल गया और जो मेटल था वो सुरक्षित स्वस्थ आपको यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। मतलब धोने की जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। तो 2 प्रोसेस सीखें। पहला जो हाथ से चुनने लायक रहेगा उसको हाथ से चुन करके हटा दिए। अब दूसरा प्रोसेस क्या है, उसको धोना है। तो धोना है तो पानी के साथ धोएं तो उसमें भी आपको मिल गया। तीसरा प्रोसेस है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। जो पानी के साथ नहीं हटा उसको कैसे हटाना है, जो चुंबकीय नेचर का रहेगा उसको कैसे हटाना है, उसके बारे में जानते हैं। चलो अगला पॉइंट मैग्नेटिक सेपरेशन। हम लोग जानेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। अब देखो मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस में क्या करता है।
उसमें इसमें वही और को कंसंट्रेट करेंगे जो मैग्नेटिक नेचर का रहेगा, चुंबकीय नेचर का रहेगा। यहाँ पे एक मोटर लगाते हैं, ठीक है। इस मोटर को इसे बेल्ट से फिट कर देते हैं इस तरह करके। मोटर घूमेगा तो बेल्ट में इसमें लगा देते हैं, बेल्ट इस तरह करके। धान कूटने वाला मशीन ऐसा होता है। अब इसको इस तरह से यहाँ पे कुछ कनेक्ट कर देते हैं इस तरह। स्टैंड है, इसको यहाँ पे ऐसे करके लगा देते हैं स्टैंड से। हो गया। ये आपका मैग्नेटिक रोलर, मैग्नेट का है, मैग्नेटिक रोलर, रोलर। ये हो गया आपका मैग्नेटिक रोलर। अब सर यहाँ पे उसी ओर को कंसंट्रेट करेंगे जो मैग्नेटिक नेचर का होगा, चुंबकीय नेचर का होगा, उसी को करेंगे। क्या करना है, अब ये मोटर जब घूमेगा तो ये बेल्ट ऐसे ऐसे घूमेगा। अब जब हम यहाँ पे और डालेंगे, और मतलब पीस करके उस और को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ा में कन्वर्ट करके डाल देंगे। और जब डालेंगे तो ये मोटर घूमेगा तो और इस बेल्ट के सहारे से यहाँ पे आ जाएगा। अब जब ये मैग्नेटिक है तो जो मैग्नेटिक नेचर का रहेगा उसके साथ चिपका हुआ रहेगा। इधर मैग्नेटिक एरिया खत्म हो गया तो यहाँ मैग्नेटिक नीचे गिर जाएगा। जो यहाँ पे मैग्नेटिक नेचर होगा वो सब नीचे गिर जाएगा। और जो बिना मैग्नेटिक नेचर का रहेगा, नॉन मैग्नेटिक नेचर का जो और होगा, वो जा करके सीधे बाहर निकलेगा, ऐसे करके बाहर निकल जाएगा। अब जब बाहर निकलेगा तो ये इम्प्यूरिटीज होगा, इम्प्यूरिटीज। और ये हो गया आपका और। ऐसा समझो जैसे अगर को आपके पास धान है तो धान को जब कुटाया जाता है तो उसमें भूसा अलग हो जाता है और चावल अलग हो जाता है। सेम उसी के साथ सर मेटल अलग हो जाता है और इसमें इम्प्यूरिटीज क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। भूसा हो गया उसमें इम्प्यूरिटीज, चावल हो गया मेटल। तो जब यहाँ मेटल डालें तो इसमें जो आया रिवॉल्व करके उस सब के सब जो मेटेलिक नेचर का रहेगा, जो मैग्नेटिक नेचर का रहेगा, उसके साथ चिपका हुआ यहाँ पे गिर जाएगा। और जो नॉन मैग्नेटिक का रहेगा उस सारा जाके इधर बाहर निकलेगा। ये नॉन मैग्नेटिक नेचर का हो गया। मैग्नेटिक नेचर का जो रहेगा वो पास आके गिरेगा, नॉन मैग्नेटिक रहेगा वो दूर जाके गिरेगा। इस तरह से आप सेपरेट कर लिए मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक के बीच में। सर इस ओर में कौन सा ओर को कंसंट्रेट करेंगे, जो मैग्नेटिक नेचर का रहेगा और इसका इम्प्यूरिटीज नॉन मैग्नेटिक रहेगा, उसी को इस मेथड द्वारा हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। फोर्थ नंबर आपका है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। अब ये फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का मतलब होता है क्या है? देखो बहुत सिंपल है। फ्रोथ फ्लोटेशन एक फिगर हम लोग बना रहे हैं इस तरह करके, बिल्कुल सही। इसमें हम लोग वाटर डाल देंगे, क्लियर है। इसको एक पाइप में इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, पाइप से एकदम ऐसे डिजाइन करेंगे और कंटेनर इसमें लगाएंगे हम लोग इस तरह करके। एक थोड़ा सा नीचे में रखेंगे, इसको इस तरह करके रख देंगे। अब क्या करेंगे, यहां से और इस तरह करके होल छोड़ देंगे। अब क्या करना है, इसको एक पाइप लगा देंगे यहां पे नीचे तक, इस तरह के पाइप लगा देंगे। अब इस कंटेनर में आपका पहला तो वाटर डाले हुए हैं, ठीक है। दूसरा ओर है, पानी में ओर है। और तीसरा हम लोग डालेंगे पाइन ऑयल, ठीक है। तीनों चीज डाल देंगे। जैसे एक भी चीज और रखना, फ्रोथ फ्लोटेशन में वही ओर को कंसंट्रेट करेंगे जो हल्का नेचर के होते हैं। और हल्का नेचर के कौन से होते हैं? सल्फाइड ओर होते हैं, Fe2S। ये जितने के जितने होते हैं सबके सब सल्फाइड ओर से होते हैं। और वो सल्फाइड ओर हल्के नेचर के होते हैं। और पूछेगा फ्रोथ फ्लोटेशन में कौन सा ओर द्वारा कंसंट्रेट करेंगे, तो सल्फाइड ओर को इस मेथड द्वारा हम लोग कंसंट्रेटेड करेंगे। अब जैसे डालेंगे पानी, वाटर, ऑयल, ये सारी चीजें डालें। पाइन ऑयल का काम है यहाँ पे झाग बनाना। क्या काम है? झाग बनाना। सर झाग बन गया।
अब जब झाग बन गया तो इसमें जो हल्का नेचर के सल्फाइड और हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगेंगे, तैरने लगेंगे, और जिसमें इम्प्यूरिटीज है उस कंटेनर में नीचे आकर के सेटल डाउन हो जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा इम्प्यूरिटीज, यहाँ पे बैठ गया आपका इम्प्यूरिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इम्प्यूरिटीज बैठ गया, ऊपर में आपको सल्फाइड और तैरने लगा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हॉट एयर पास करवाएंगे, हॉट एयर पास करवाएंगे। जब हॉट एयर पास करवाएंगे तो जितने भी झाग हैं सब ऊपर हटने उड़ने लगेंगे, और झाग के ऊपर आपका सल्फाइड और भी है, और झाग जब ऊपर हटने लगेगा तो इस पाइप के थ्रू से झाग इस कंटेनर में आ जाएगा, और इस कंटेनर में झाग आ गया, और झाग के ऊपर सल्फाइड और भी है, और सल्फाइड और भी इसमें कन्वर्ट हो गया। मतलब इम्प्यूरिटीज नीचे ही रह गया और सल्फाइड और इस कंटेनर में आ गया, इस कंटेनर में आ गया। और जब सल्फाइड और इस कंटेनर में आ गया तो हम लोग यहाँ पे मिलेगा, उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड ओर। तो यहाँ पे समझ गए कि सर जो सल्फाइड और होते हैं उसी को इस मेथड द्वारा हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। तो लिख सकते हैं सल्फाइड और कंसंट्रेटेड इज दिस मेथड। यहाँ पे लिख सकते हैं सल्फाइड और इज कंसंट्रेटेड इन दिस मेथड, इन दिस मेथड। मतलब इस मेथड द्वारा हम लोग सल्फाइड और को कंसंट्रेट करेंगे। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ एक चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ हम लोग यूज करेंगे जिसको बोलते हैं कलेक्टर, एक्टिवेटर और डिप्रिशिएंट। तीन चीज़ यूज करेंगे। ये जो सल्फाइड और को हम लोग कंसंट्रेट करेंगे तो नॉर्मली बहुत स्लो प्रोसेस से होगा। सर आज हमको ज़्यादा मात्रा में अगर कंसंट्रेट करना है सल्फाइड और को तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे जो जो मटेरियल उसके बारे में जानते हैं। क्या क्या यूज करेंगे सो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे कलेक्टर। सर कलेक्टर क्या होता है, वो वाला कलेक्टर नहीं, हम लोग जानेंगे कलेक्टर के मतलब जमा करना, जो कलेक्ट कर लेगा उसको बोलते हैं कलेक्टर। ठीक है, अब कलेक्टर में किस कंपाउंड को यूज किया जाएगा, फिर दूसरा पढ़ेंगे एक्टिवेटर। चलो हम लोग बात करेंगे पहले कलेक्टर के बारे में। कलेक्टर, ये आपका कलेक्टर क्या होता है। जैसे कलेक्टर के मतलब होता है यहाँ पे बहुत सारा जो सल्फाइड और हो है सब इधर उधर रहेगा, मतलब झाग के ऊपर नहीं आएगा। तो झाग के ऊपर लाने के लिए जो मटेरियल यूज करेंगे, जितने भी सल्फाइड और सब अपने जगह कलेक्ट कर लेगा वो, और जब वो कलेक्ट कर लेगा अपने पास तो उसको बोलते हैं कलेक्टर। तो सर यहाँ पे कलेक्टर के रूप में कोई सबस्टांस यूज किया जाता है। तो कलेक्टर का मतलब होता है जो सल्फाइड और को कलेक्ट करता है। तो यहाँ पे यूज करेंगे कौन सा, सोडियम इथाइल जेंथेट। इसको यूज किया जाएगा। पोटेशियम इथाइल जेंथेट, ये सारी चीज़ें यूज किया जाएगा। तो दो को कंपाउंड इसको यूज करते हैं हम लोग किस चीज़ बनाने में, हम लोग कलेक्टर को बनाने में। कलेक्टर का काम है जितने भी सल्फाइड और होते हैं सबको क्या करेगा, कलेक्ट कर लेगा एक जगह पे। तो यह हो जाएगा आपका कलेक्टर। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एक्टिवेटर। एक्टिवेटर, एक्टिवेटर किसको बोलते हैं, जिसे अगर आपके पास ZNS है, अगर इसके पास आपको झाग नहीं बनेगा, ये जब झाग नहीं बनेगा इसको झाग ज़बरदस्ती बनाया जाएगा, तो ज़बरदस्ती बनाने के लिए यूज करेंगे CSO4, इसका नाम हो जाएगा कलेक्टर। कलेक्टर अभी जैसे सोडियम ZNS के ऊपर एक अपना एक लेयर बना लेगा, और लेयर बना लेगा और फिर इसका झाग इजली बन जाएगा, और झाग जब इजली बन जाएगा तो हम लोग इसको यूज करेंगे इस कंपाउंड को कलेक्टर के रूप में। दूसरा है डिप्रिशिएंट। डिप्रिशिएंट का मतलब बता देते हैं क्या होता है। डिप्रिशिएंट मान के चलो
हमारे पास दो सल्फाइड और हो, दो सल्फाइड और है, जैसे यहाँ पे PbS और ZnS, दोनों सल्फाइड और है और दोनों में अलग अलग मेटल पाया जाता है, तो हमको एक ही मेटल को निकालना है। और जब एक ही मेटल का निकालना है तो मान के चलो हम लोग को PbS निकालना है, तो PbS निकालने के लिए PbS को निकालना है, लेकिन दोनों है सल्फाइड और दोनों सल्फाइड और तो झाग के ऊपर दोनों आ जाएगा, तो एक को नीचे बैठाना है, तो जब नीचे बैठाना रहेगा उसमें इसको NaCN से रिएक्शन करा देंगे तो बन जाएगा ZnCN का होल 4 और आपका Na2S बाहर निकल जाएगा। बता ये वाला जो कॉम्प्लेक्स बना लिया वो बना करके यहाँ पे प्रेसिपिटेट होगा, जबकि PbS NaCN से रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन। तो डिप्रिशिएंट के मतलब होता है दो कोर्स को सेपरेट कर देता है, अलग अलग कर देता है, तो इसको हम लोग डिप्रिशिएंट के रूप में यूज करेंगे। तो हम लोग कलेक्टर जान लिए, एक्टिवेटर जाने और डिप्रिशिएंट जान लिए। डिप्रिशिएंट में NaCN, KCN ये सारी चीज़ यूज किया जाता है कंपाउंड डिप्रिशिएंट के रूप में, कलेक्टर के रूप में यूज किया जाता है CuSO4 को, और एक्टिवेटर को यूज किया सोडियम इथाइल जेनथेट, पोटेशियम इथाइल जेनथेट, ये सारी चीज़ें यूज किया जाता है। तो ये था आपका फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, और ये फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस हम लोग जाने क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हो गया। नेक्स्ट है आपका एक लास्ट है लीचिंग प्रोसेस, और उसको बोलते हैं हम लोग केमिकल प्रोसेस, उसके बारे में जानते हैं। पांचवा प्रोसेस लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस देखो, लीचिंग प्रोसेस जो है केमिकल प्रोसेस, लिख सकते हैं लीचिंग प्रोसेस इज केमिकल प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस इज केमिकल प्रोसेस, इज केमिकल प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस जो होता है वो आपका केमिकल प्रोसेस होता है। देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग बॉक्साइड और आज कंसंट्रेटेड इन दिस प्रोसेस, in this process bauxite ore is concentrated, मतलब बॉक्साइड और होते हैं उसी को कंसंट्रेट करते हैं इस मेथड द्वारा। तो बॉक्साइड और का फॉर्मूला हम लोग जानेंगे। बॉक्साइड और का फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। अब इसमें इम्प्यूरिटीज़ जो होते हैं वो हो गया आपका SiO2, Fe2O3 और एक होता है TiO2, ये सब आपका इम्प्यूरिटीज हो गया। अब इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ, और जब NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपका जो बनेगा वो बनेगा Na, यहाँ पे ऐसे मार देते हैं तीर, NaAlO2 प्लस Na2SiO3, ये चीज़ बन गया। और जब हम लोग इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, मतलब यहाँ पे NaAlO2 प्लस Na2SiO3, इसको रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ, तो आपका जो बनेगा AlOH OH का होल थ्राइस, OH का होल थ्राइस, ये बन गया। और फिर इसको हम लोग जब 1100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर देते हैं तो बन जाएगा Al2O3 प्योर एल्यूमिना, ये बन गया आपका एल्यूमिना, ये चीज़ बन गया आपका। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग केमिकल प्रोसेस। तो हम लोग कंसंट्रेशन का 5 मेथड जाने, 5 टाइप से कंसंट्रेशन जाने। फर्स्ट में आपका पढ़नी है सर हैंड पिकिंग प्रोसेस, दूसरा पढ़ लें हम लोग दूसरा ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस और मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। उसके बाद हम लोग जाने क्या, उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पढ़े हमको क्या नाम था इसका, लीचिंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ें जानिए। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, और रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर रिडक्शन
और रिडक्शन के बाद फिर प्योरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे।